आमंत्रित करता हूँ सर आप आए और हम सबको आशीर्वाद दें। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह केवल सॉफ्टवेयर है रिकॉर्ड करेगा ना। सर के लिए जोरदार तालियां पे बजा दीजिए एक बार। सामने से इनको भी तो बस कुछ मतलब क्योंकि लिए रहो सॉफ्टवेयर। थैंक यू सर। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सर से निवेदन है कि आप सर मंच पर आए। स्वागत है सर आपका मंच पे, अभिनंदन है और जोरदार तालियां सर के लिए बजा दीजिए। इसका थोड़ा सही कर दो जी पीछे कर दो, थोड़ा खोल करके सही करो अपने जा करके। हाँ ये अभी सही कर दो। हेलो हेलो इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के समापन अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही तिलकधारी महाविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शशि सिंह जी, यहाँ हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अब्दुल हक अंसारी जी, देवेंद्र पांडे जी, इस प्रगतिशील संस्था जो दिन रात जनपद में एक नया आयाम स्थापित करने में लगी हुई है, उसके उप प्राचार्य जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रिय स्वयंसेवक और उन स्वयं सेवकों के सरपरस्त इस कार्यक्रम के अधिकारीगण, जिनके प्रयास ने इस कार्यक्रम को इस अंजाम तक पहुंचाया है। जितनी देर से इस कार्यक्रम में मैं बैठा हूं, किसी भी वक्ता के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है। साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, जितनी विधाएं हैं उन सबका ऐसा मंजर है यहाँ कि उसके बाद मेरे जैसा व्यक्ति जो न साहित्य का हो, न संगीत का हो, न कला का हो, न नृत्य का हो, उसके लिए तो मंच पर आना ही चुनौती है। और विषय भी मेरा ऐसा अर्थशास्त्र जो अगर शुरू हो जाए तो अच्छे खासे प्रसन्न आदमी को रुला सकता है। एक बार इस संस्था को धन्यवाद देते हुए, जिसने बार बार निश्चित रूप से मुझे आपके बीच में 2 शब्द रूबरू होने का कई बार अवसर प्रदान किया, और विशेष करके अपने प्रिय शिष्य अजय विक्रम जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और सच पूछिए तो मुझे मुख्य अतिथि बनाना हो सकता है अजय विक्रम की मजबूरी हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं ये मानता हूं कि मैं मुख्य अतिथि किसी भी कीमत पर बनने के लायक नहीं हूं। मैं तो जो हूं उसी में खुश रहना चाहता हूं। मैं तो उस बागबान का बागबान हूं जिसका माली अपने फूलों सहित मुझे दिल से प्यार करता है। 30-31 साल की सेवा में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो कई पीढ़ियां आप मेरे सामने दिखती हैं। और यकीन मानिए
जिस खुशी का एहसास, जिस प्रसन्नता का अनुभव, मैं अपने किसी शिष्य को कभी पुत्रवत नहीं कहता, गलती से भी नहीं कहता, क्योंकि वह मेरा पुत्र ही है। और इस भाव का प्रभाव भी मैंने देखा है। आप खुद देख लीजिए कि जिसको मैंने पढ़ाया है उसके भी बच्चे हो गए हैं। तो अब तो मेरी श्रेणी वैसे ही दादा की कैटेगरी में हो गई है। कभी कभी इसी तरह गलती से जौनपुर में किसी मंच पर पहुंच जाता हूं, जब कोई बहुत अपना प्रिय ऐसे मुझे याद कर देता है, क्योंकि स्वभाव भी थोड़ा खराब है, तो ऐसे भी कहीं जाता होता नहीं है। और यकीन मानिए, इस पेशे में अगर इसको आपने निष्ठा से, ईमानदारी से, पूरे दिल से और बाई चॉइस स्वीकार किया, बाई चांस नहीं, आप ध्यान दीजिए। आप गलती से अध्यापक हो गए तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप बाई चॉइस इस पेशे में हैं तो इसके सुख का ये एहसास और इसका प्रदर्शन किसी भी मंच से संभव नहीं है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, और मीठे फल का स्वाद क्या है यह सिर्फ वो अनुभव कर सकता है, किसी को बता नहीं सकता। जब आपका कोई विद्यार्थी ये कहे कि सर एक बार आप उत्तराखंड आ जाइए, और जब आप उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, अजय विक्रम समझ रहे होंगे मेरी बात, तो जहां से जिला शुरू होगा, हर जिले का एक IAS अधिकारी आपको रिसीव करेगा। तब आपको लगेगा कि आपने जो वृक्ष लगाया था वो कितना बड़ा वटवृक्ष हो गया। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम अध्यापक हैं, और इतने सारे मेरे पुत्र हैं, एक दो नहीं है। अब रही बात, आप सोचेंगे कि कार्यक्रम में हम बुलाए हैं, हमें कुछ बोलना चाहिए, पंचायत कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी भावनाएं, कहते हैं जब भावनाएं जोर मारती हैं तो सब अपने साथ छोड़ देते हैं, तब आप कुछ बोलने के लायक नहीं रहते। बहुत सारे सवाल इस कार्यक्रम में बच्चियों ने उठाए। जब उनके परफॉर्मेंस पर आप ताली बजाते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि क्या किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक जाने के बाद ताली बजाना चाहिए? क्या इस प्रेजेंटेशन के बाद कि दहेज के लिए लड़की को जला दिया जा रहा है ताली बजनी चाहिए? जब तक आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपकी कथनी और करनी में तालमेल नहीं होगा, जब तक आपकी भाषा और आचरण में तालमेल नहीं होगा, तब तक कुछ भी कहीं भी बदलने वाला नहीं है। मैं ये बार बार कहता हूं कि बहुत आदर्श, बहुत नैतिकता, बहुत ईमानदारी, बहुत कर्तव्य निष्ठा, बहुत परोपकार, दया, करुणा, ममता, त्याग, तपस्या, इन जैसे भारी भरकम शब्दों को बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं। जब आप किसी महिला की बात करते हैं, जैसे देवी दुर्गा, काली, भगवती, जितने भी विशेषण पूरे विश्व में उपलब्ध हैं, आप उससे सबसे उसका सम्मान करते हैं सिर्फ ईमानदारी से, लेकिन जो करना चाहिए वह आप नहीं करते। उसे आप सिर्फ बेटी मान लेते, सिर्फ आप बहन मान लेते, सिर्फ आप माँ मान लेते, तो शायद सारी समस्या खत्म हो जाती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसे वही माने जो है, और उसे पूरी निष्ठा से माने, ईमानदारी से माने और दिल से माने। बोलने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और खास करके आप जिस कार्यक्रम में हैं, आपसे बताएं कि यह कार्यक्रम वास्तव में किसी व्यक्ति को मनुष्य बनाने और किसी साक्षर व्यक्ति को शिक्षित बनाने की यह प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यहाँ हम आपने देखा कि NSS में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आप मोटो देखें, उसका आप लोगो देखें सामने बना है, उसका बैज देखें,
तो यह सब आपको एक ऐसा संदेश देते हैं। मोटो में आपने देखा होगा कि यू बट नॉट मी, कि आफ्टर यू, पहले आप। तो वास्तव में यह उस संस्कृति की प्रैक्टिस है जो बताया जाता है कि हमारी सनातन परंपरा में जो हमारी धरोहर रही है और उस संस्कृति को हम व्यवहार में कैसे लागू करें। एक कहावत भी हमारे यहाँ सुनाई जाती है कि पहले आप में ट्रेन छूट गई। यह वही पहले आप है कि अपने से बड़े के पहले तो हम जा ही नहीं सकते, ट्रेन छूटे क्या रहे। तो ये हमारा एनएसएस का जो कार्यक्रम है ये हमको यही सिखाता है। ये जो 7 दिन आप कैंप करते हैं इसमें आप देखें तो राष्ट्र धर्म की बात करते हैं। वास्तव में ईमानदारी से अगर आप देखें तो राष्ट्र धर्म तो कुछ है ही नहीं। ऐसा कोई ये काम तो है नहीं कि आप उसको कर देंगे तो राष्ट्र धर्म करने वाले बन जाएंगे और नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। राष्ट्र धर्म तो ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा है और राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से, जैसे विवेकानंद ने कहा कि आपका जो कार्य है सिर्फ उसको आप निष्ठा से करें, यही राष्ट्र सेवा है। कर्म ही आपकी पूजा है, वर्शिप आपने सुना है। तो जो जहां जिस रोल में है, आप माँ बाप हैं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप विद्यार्थी हैं, जिसका जो रोल है वो सिर्फ उस रोल को ईमानदारी से निभाए, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा अपने आप हो जाएगी, उसे करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे समाज सेवा करनी है इसलिए मुझे नेता बनना है। आप दिल में बहुत सोच करके बताइए कि क्या समाज सेवा के लिए नेता ही बनना जरूरी है? कोई डॉक्टर जब चुनाव लड़ता है तो क्या वह नेता बनकर ही चुनाव जीतने के बाद ही सेवा कर सकता है? क्या डॉक्टर के रूप में उसकी सेवा कम महत्वपूर्ण है? अध्यापक के रूप में उसकी सेवा कम महत्वपूर्ण है? वकील के रूप में, इंजीनियर के रूप में? तो आप जहां हैं विद्यार्थी के रूप में, विद्यार्थी हमारा कहता है कि सर होमवर्क इसलिए नहीं किए क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो मैं इससे पूछता हूं कि विद्यार्थी हो, तुमको पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो तुम करते क्या होगा? तो विद्यार्थी ईमानदारी से विद्यार्थी हो, अध्यापक ईमानदारी से अध्यापक हो, माँ बाप ईमानदारी से माँ बाप हो। बात थोड़ी आपको चुभ सकती है लेकिन मेरा दावा है कि माँ बाप सबके होते हैं, अच्छे माँ बाप किस्मत वालों के पास। जब हम किसी समाज की बात करते हैं तो समाज में परिवार, परवरिश और संस्कार की बात आती है और इसकी जड़ माँ बाप होते हैं। आजकल अक्सर आप सुनते हैं माँ बाप कहते हैं कि अरे बच्चे तो बड़े नालायक हो गए, मेरी बात नहीं सुनते। जी साहब, बिल्कुल नहीं सुनते, क्योंकि वो वह करते हैं जो देखते हैं। जैसा आपने किया है वैसा वो करते हैं, वो कहने से नहीं करते। इसलिए संस्कार का अनुकरण होता है, सीखा नहीं जाता। जब बच्चा 3 साल का है, यहाँ तमाम मनोविज्ञान के लोग बैठे हैं, जानते हैं कि 5 साल की उम्र होते होते 95% दिमाग का विकास हो जाता है। तो 5 साल तक बच्चा किसके पास है? स्कूल में है, माँ बाप के पास है। इसका मतलब किसी बच्चे का अच्छा होना, बुरा होना, चोर होना, बेईमान होना, डकैत होना, ये सब माँ बाप की जिम्मेदारी है, न समाज की, न परिवार की और न ही उस व्यक्ति की। समाज, विद्यालय, ये सब आपके उन गुणों को परिष्कृत करते हैं, मजबूत करते हैं, उनको प्रमाणित करते हैं। जो तुम जानते हो वो सही है, उनमें पैदा नहीं करते कि आप जान लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा हो, अभी किसी बच्ची ने कहा कि वो देर से घर आती है तो माँ बाप नाराज होते हैं। किसी भी बच्ची असुरक्षित कोई भी बच्ची महसूस क्यों कर रही है? क्योंकि लड़कों के ही नाते तो महसूस कर रही है। तो लड़कों की परवरिश भी हम ही कर रहे हैं। लड़कों को क्यों नहीं समझाते इस बात को कि जहां तुम खड़े हो जाओ और वहां लोग सुरक्षित हो जाएं? ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां तुम खड़े हो गए वहां पूरा समाज असुरक्षित हो जाए। लड़के लड़की का भेद यह किसने सिखाया है? कितने माँ बाप ईमानदारी से लड़के से झाड़ू लगवाते हैं और लड़की से पोछा लगवाते हैं? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माँ बाप जिम्मेदार हैं। यह भेद माँ बाप पैदा करते हैं। ये लड़के की न गलती है न लड़की की गलती है। ये कहां लिखा है कि खाना लड़की ही बनाएगी?
कहाँ लिखा है कि लड़का कुछ नहीं करेगा? ईमानदारी से आपकी जिम्मेदारी है कि आप लड़के को भी लड़के की तरह पालें और लड़की को भी लड़के की तरह पालें, ताकि दोनों को जरूरत पड़ने पर आत्मनिर्भर बन सके, न वो उसके भरोसे रहे न वो उसको भरोसे रहे। ऐसा क्यों होता है कि घर पहुंचने पर आप बेटी को ही कहते हैं चाय बनाओ, क्यों आप नहीं कहते बेटे से चाय बना कर लो? तो परवरिश कहते हैं कि अपनी परंपराओं को छोड़ा नहीं जाता, परंपराओं को आधुनिक बनाया जाता है, उनमें देश काल परिस्थिति समाज के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, ताकि वो प्रगतिशील हो सके, विकास कर सके, कहीं वो हमारे विकास में बाधा न बन सके, पैर की बेड़ी न बन सके। जब आप महिला की बात करते हैं तो महिला, अक्सर लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वास्तव में ये सब फालतू के बकवास है आपके अंदर। जब कुछ न करना हो तो उसको इतना डिस्कशन कराओ कि खत्म हो जाए। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, जिस मुद्दे को नहीं करना होता है उसे चर्चा का विषय बना दिया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होती है, कुछ नहीं होता। और जो गाना बारात में बज गया नाचते समय वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना बच जाता है कि बेचारा समाप्त हो जाता है। तो जब कुछ नहीं करना है तो हमको सबसे अच्छा है उस पर बहस करा दो, और करने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं किसी को कुछ सुधारने की जरूरत नहीं है, न कुछ बिगड़ा है। मैं बार बार इस बात को हर मंच से कहता हूं कि यदि बहुत भ्रष्टाचार है तो क्या फर्क पड़ता है यार, हम ही तो बेईमान है, तय कर लो, कल से बेईमानी नहीं करेंगे, बात खत्म हो। किसे कहते हो ठीक कर लो। जो व्यक्ति हम माइक पर आता है हर आदमी कहता है ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, अभी करेगा कौन? ये तो बता दो एक बार। तो ईमानदारी से बजाय कहने के कर दो, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी क्लास में एक विद्यार्थी को पूरे 1 घंटे पढ़ाता हूं, गलती से भी कभी उससे नहीं कहता कि अच्छा अकेले हो जाओ कल आना, नहीं, क्योंकि मेरा काम 1 घंटे पढ़ाना है। विद्यार्थी चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 100। और ऐसा करने पर ही आप किसी दूसरे से आप आंख में आंख मिला कह सकते हैं कि आपको पढ़ाना चाहिए। तो जैसा आप कर रहे हैं, जो आपका आचरण है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप करिए, लोग अपने आप सीख जाएंगे। जब बच्चा 4 साल का था और आपका वह व्यक्ति जो उधार जिसे आपने लिया था, वह जब घर आपके उधार मांगने आया तो आपने बच्चे से कहलवाया कि कह दो पापा घर पर नहीं है। अब जब वो बीए में चला गया तो आप फोन करते हैं बेटा कहाँ हो, तो रहता है पिक्चर हॉल में, कहता है अरुण सर की क्लास में है। ये किसने सिखाया है? ये तो आपको है, आप ही से उसने जाना ही कि ऐसा भी हो सकता है कि रहो कहीं बताओ कहीं। आपने उसके सामने एसी का तार बिजली की कटिया से चलाया, तो उसने आप ही से सीखा कि यानी ऐसा भी किया जा सकता है कि मीटर अलग चले और एसी अलग चले। तो समाज में गंदगी आप पैदा कर रहे हैं। कोई बच्चा गंदा नहीं पैदा होता, कहते हैं जब वो पैदा होता है तो बिल्कुल एकदम भगवान का रूप है, वो बिल्कुल पवित्र है। तो सब कहते हैं बड़ा होता है तो सब सीखता है, मैं कहता हूँ बड़ा होता है तो चौपट होता है। क्या सीख क्या रहा है? अरे मेरा एक बच्चा है, हालांकि बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा, मुझे नहीं शेयर करना चाहिए। मेरा एक बच्चा है, मैंने वो हाई स्कूल तक जौनपुर में था, मैंने उसको हाई स्कूल तक रोड में नहीं देखने दी। मेरे दोस्तों ने कहा जिसे आप बर्बाद कर रहे हैं ये सामाजिकता ही नहीं सीखेगा। मैंने कहा नहीं भी सीखेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, सीखेगा तो डकैती ही तो सीखेगा। और आज वो 27 साल का है, उसने जौनपुर नहीं देखा है पूरा। खैर देखा तो मैंने भी नहीं पूरा, इसलिए ये मैं भी नहीं दावा कर सकता कि मैंने देख लिया है, लेकिन उसने जौनपुर नहीं देखा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बच्चे को जरूरी नहीं कि वो समाज में बुराई सीखता है भाई, अच्छाई तो आप घर में उसको सिखा ही रहे हैं,
बाकी रही बात समाज की चालाकियां सीखने की, तो जरूरत ही क्या है। जैसे कहूँ तो मुझे कोई चीट कर लेगा, कर लो भाई, खत्म बात। हाँ, मैं किसी को तो नहीं चीट करूंगा ना, कम से कम ये तो प्रमाणित रहेगा। तो खुद अच्छा व्यवहार करो, दूसरा कैसा करता है उसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। तो जो वास्तव में आपको करना है वो सिर्फ यह है कि माँ बाप को माँ बाप की तरह ही व्यवहार करने की जरूरत है। एक पिता अपने पुत्र को लेकर स्कूटर से जा रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा अक्सर, आजकल तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय बहुत पॉपुलर है, कुछ भी आप सीख लेते हैं वहां से। लेकिन मेरा निवेदन है कि अब चलिए बात आ गई है, कही देते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि इंफॉर्मेशन, देखिए एक जमाना कृषि का था, फिर उद्योग का आया, फिर सेवा का आया, फिर कंप्यूटर का आया, लेकिन अब जमाना इंफॉर्मेशन का है, डिजिटल है। मोदी जी भी डिजिटल इंडिया के पीछे पड़े हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी अवसर में जितनी अच्छाई रहती है उतनी ही बुराई भी रहती है। आप इस डिजिटल सुविधाओं का अपने ज्ञान के लिए, विकास के लिए, अपनी मजबूती के लिए इस्तेमाल करिए, लेकिन इसको आप कतई आदत मत बनाइए, क्योंकि ये आपको अच्छाइयां कम दे रही है, बुराई बहुत दे रही है। और एक बार अगर आपको लत लग गई तो शराब की लत को छुड़ाना आसान है, रात को 3 बजे तक व्हाट्सएप से हटाना आपको मुश्किल हो जाएगा। मैं देर रात तक जगता हूँ, 2 बजे 3 बजे तक, आदत मेरी खराब है, मैं सोता नहीं हूँ, तो मैं रात में ही पढ़ता हूँ। कभी कभी मैं अपना व्हाट्सएप भी रात में 3 बजे चेक करता हूँ, तो उस समय मैं अपने हजारों मित्रों को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस समय तक ऑनलाइन रहने का मतलब है कि समय का कितना बर्बाद करना। आप सोचते हो कि मैं भी तो देख रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा हूँ कौन ऑनलाइन है। तो आप अपने को थोड़ा समझ करके, सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं तो उनका उपयोग भी आप समझ कर करें। तो कुल मिलाकर के बहुत संक्षेप में आपसे ये कहना है कि जो राष्ट्र धर्म की बात है, जो मानव सेवा की बात है, वो सिर्फ ये है कि आप युवा हैं। वास्तव में युवाओं के लिए ही है आपका ये शिविर, आपको एक मनुष्य बनाने का प्रयास करता है, जिसमें आपके अंतर्गत वो गुण सारे जो किसी राष्ट्र को मजबूत करते हैं, जो अपनापन पैदा करते हैं, भाईचारा पैदा करते हैं, जो सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं, आपस में शेयरिंग हैबिट डेवलप करते हैं, टॉलरेंस आप में उत्पन्न होता है, आपकी सामाजिकता का भाव होता है, आपने सफाई का, स्वच्छता का, पर्यावरण प्रदूषण को ठीक करने का, यानी जितने भी आवश्यक तत्व हैं जो मिलकर के पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं, उन सब के प्रति आपका दायित्व है। क्योंकि देखिए आपके पास जोश है और बुजुर्गों के पास होश है। अगर होश और जोश दोनों मिलते हैं तभी उत्पादक होते हैं। केवल जोश है तो गलतियां हो सकती हैं, और केवल होश है तो बिना उत्साह के, क्योंकि ये जो आपका चक या को लोगो आप देखिए, इसमें लाल रंग है और नीला रंग है। लाल रंग वास्तव में आपकी लाल रंग का प्रतीक है, जो आपकी क्रिएटिविटी और आपके एनर्जेटिक होने का लक्षण है। और ये जो नीला रंग आप देख रहे हैं, ये इस आसमान की तरफ इंगित करता है कि पूरे यूनिवर्स के आप हिस्सा हैं और आपकी जिम्मेदारी इसको बनाए रखना, इसकी सस्टेनेबिलिटी है। जो ईमानदारी से आपको यह भाव पैदा करना कि जो कुछ प्रकृति ने हमको दिया है हम उसका सिर्फ उपयोग करेंगे, उसका दोहन नहीं करेंगे, यानी यूटिलाइजेशन पर फोकस करना, एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस नहीं करना। क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता जिसने औद्योगिकरण को जन्म दिया तो उसने शब्द एक्सप्लॉयटेशन इस्तेमाल किया, लेकिन गांधी ने, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि प्रकृति के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने का की क्षमता है, लेकिन एक इंसान की हवस पूरी करने में प्रकृति सक्षम नहीं है। तो हमें अपनी आवश्यकता भर का लेना चाहिए, उससे अधिक लेना पाप है, यानी संचय अनुचित है। उतना ही लीजिए जितना आपके लिए जरूरी है और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। साउथ के एक मशहूर कवि तिरुवल्लुवर हैं। अब यहाँ पे इतने सारे कवि बैठे हुए हैं कि मेरा कुछ बोलना ही गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे की बात आपसे शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि समाज ने आपको क्या क्या दिया, महत्वपूर्ण यह है कि आपने समाज को क्या क्या दिया। तो जब आप हमेशा देने का भाव रखते हैं तो सबको मिल जाता है, लेकिन जब लेने का भाव रखते हैं तो किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे अगर अभी मैं तय कर लूँ
कि 500 रुपया आपको दे दूं और आप सब लोग तय कर लें हम भी पहले वाले को 500 रुपया दे दें तो सबको मिल जाएगा। लेकिन मैं सोचूं कोई 500 मुझे दे देता तो सब लोग सोचिए कोई पाएगा? इसका मतलब देने का भाव जरूरी है, पाने का भाव जरूरी नहीं है। और यह भाव, ये ऐसे ही कार्यक्रम एनएसएस है, रोबर्स रेंजर्स हैं या एनसीसी है, ये सब वास्तव में युवाओं में यही भाव भरने के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप में भाव है नहीं, आपके यही भाव हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कराना। आपने पढ़ा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रोज दारू पीने से आप प्रैक्टिस करके अच्छे नहीं हो जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है। कहते हैं कि जहाँ बिल है वहाँ राह है, लेकिन अच्छी बिल होनी चाहिए, इल्ड बिल नहीं होनी चाहिए। और बिल से कोई राह नहीं बनती, स्किल होनी चाहिए। कहते हैं एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव एक्शन करने की जरूरत है। तो ये सारे भाव, इस तरह के कार्यक्रम आपने भरते भी हैं, आपने नर्चर भी करते हैं, उसे मजबूत भी करते हैं और आपने आत्मविश्वास पैदा करते हैं। देखिए बहुत जरूरी है आपके कॉन्फिडेंस का होना, लेकिन ध्यान रखिए मैं अच्छा हूं यह आत्मविश्वास है, मैं ही अच्छा हूं यह घमंड है। इससे बचने की आवश्यकता है। पेशेंस रखिए, दूसरे को खूब धैर्य से सुनिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जब एजुकेशन की परिभाषा लिखी तो कहा कि एजुकेशन इज एन एबिलिटी टू लिसन एनीथिंग विदाउट लूजिंग टेम्पर एंड कॉन्फिडेंस। खास करके मेरी बच्चियों के लिए, जब सास उनको 10 गाली दे, पूरी गाली सुनने बड़े चैन से, उसके बाद पूछे मम्मी चाय लाएं, सारी समस्या का समाधान। लेकिन अगर सास ने 1 गाली दी, तुमने 100 गाली दी, तो ज्यादा दुष्ट कौन होगा? है कि नहीं? तो कितना सुन लेते हो, कितना पेशेंस है, यह जरूरी है। और धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य और कंप्लीट सरेंडर। कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका विश्वास अडिग होता है, कंप्लीट सरेंडर होता है और कंप्लीट धैर्य होता है। इसलिए उसने उन्हीं को बचाया है जिन्होंने अंतिम समय तक विश्वास नहीं तोड़ा, जिनका धैर्य नहीं टूटा। अगर उन्होंने प्रहलाद को बचाया तो बिल्कुल वो मारने ही वाला था, 1 सेकंड भी न लगता और मार देता। उस समय भी उसको विश्वास था कि निश्चित रूप से भगवान आएंगे, तभी वो आए। द्रौपदी को बचाया तो सारी बिल्कुल छूटने ही वाली थी, तब भी उसको विश्वास था कि आएंगे जरूर, तो आए। गजराज को बचाया तो बस निगलने ही वाला था, तब भी उसका विश्वास था कि वो आएगा जरूर। और तुम लोग क्या करते हो, 5 मिनट में हनुमान जी को याद किया और 2 मिनट दिन हुई तब तक शंकर भगवान। 10 मिनट बीते बीते जितने देवी देवता 35 करोड़ है सबको याद कर लेते हो, तो सारे बेचारे धूमधाम पड़ जाते हैं, कौन चले? तो अंत में सोचते हैं कि वो गए होंगे, कोई नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है कि आत्मविश्वास जरूरी है, तुम्हारा पेशेंस जरूरी है, तुम्हारी निष्ठा जरूरी है, तुम्हारा कंप्लीट सरेंडर जरूरी है, और सबसे जरूरी है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। एक बच्चे ने पूछा कि जब लड़के और लड़की की शादी में शादी टूट जाती है तो लड़की को ही दोषी क्यों ठहराया जाए? अच्छा ये बताओ, जब तरबूज तलवार से काटा जाता है तो किसका दोष है? तलवार का है कि तरबूज का? तरबूज का नीचे आया क्यों वो? किसका दोष है भाई बताओ? तरबूज का। भाई तरबूज का दोष ही कट जाता है। जी सर। तो तुम्हें इसलिए दोषी ठहराया जाता है कि तुम स्वीकार कर लेते हो, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। इसलिए अगर आत्मसम्मान जिंदा रखना चाहते हो तुम्हारी आवाज हो, चाहते हो कि तुम समाज में निर्णायक बनो, तो बहुत अधिक बेचारा बनकर के रहने की जरूरत नहीं है। तुम खुद स्वीकार कर लेते हो कि लोग क्या कहेंगे, और जिंदगी का सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। कोई कुछ नहीं कहता, तुम समाज को ध्यान से देखो, बस सिर्फ तुम सही रहो, अपनी आंख में आंख अगर मिलाकर देख सकते हो तो किसी को देखने की जरूरत नहीं है।
अभी समाज में तुम्हारे पड़ोस का एक आदमी IAS बन करके किसी जाति में शादी कर ले, पूरा गांव उसको आदर्श मानता है और उसकी मिठाई खाता है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति शादी कर लेता है तो पूरा गांव उसको बिरादरी से निकाल देते हैं। क्यों भाई? इसका मतलब समरथ के ने दोष गोसाई, रवि सुरसर बाबा की राय। तो दोष समाज का नहीं है, तुम्हारा है कि तुम कट जाते हो। इसलिए अपने को ठीक करने की जरूरत है, अपना आत्मसम्मान बनाकर रखने की जरूरत है, और सिर्फ 2 चीजें जीवन में याद रखने की जरूरत है, और वो सिर्फ ये कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगवाई। कोई धर्म नहीं होता, कोई, मैं तो मानता हूँ कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। इस धरती पर सिर्फ एक जाति है, हर व्यक्ति इंसान है। सिर्फ ये ध्यान रखो कि तुम्हारे व्यवहार से उसको कष्ट ना हो, बस। और कोई धर्म भी नहीं है धरती पर, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी जानने की जरूरत नहीं है। पूरी कुरान नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। पूरा गीता नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। पूरा बाइबल नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। सिर्फ एक लाइन जानो कि वही करो जिससे दूसरे को पीड़ा न पहुंचे, बस। वो गलत हो ही नहीं सकता है, उसे चाहे जो गलत कहे। देखो, सही गलत, उचित अनुचित, ये सब अलग अलग है। बहुत सारी चीजें सही गलत को कानून तय करता है, उचित अनुचित को समाज तय करता है। तो जो चीज कानूनन सही हो, जरूरी नहीं कि वह तुम्हें अच्छा ही लगे, क्योंकि कानून सही है कह दिया गया, मान लीजिए कि ये बात कानूनन सही है, लेकिन क्या समाज से स्वीकार करता है? जैसे आजकल होमोसेक्सुअलिटी है, कानूनन सही हो गई, लेकिन अगर समाज हमारे से ऐसा है कि वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा है या उसे उचित नहीं मानता है, तो सही होते हुए भी समाज के लिए वह अनुचित है। तो ऐसे में हमें केवल और केवल अपने उस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारे व्यवहार से कहीं किसी को कोई पीड़ा तो नहीं हो रही है, बस। इसके बाद बहुत कठिनाई, बहुत टेक्निकल, बहुत जटिल समाज के नियमों को न जानने की जरूरत है, और न धार्मिक किसी सिद्धांत को पढ़ने की या उसके अनुसरण करने की जरूरत है। और बहुत कुछ है, इन विषयों पर बोला जा सकता है, बहुत लंबा ये भाषण भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ उतना ही होना चाहिए कि कहने वाला न थके और सुनने वाला भी ना थके। इसी के साथ मैं एक बार फिर से इस कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपने एक अच्छा